हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी रात के बहुत सुनसान और बहुत शांत वातावरण में अपने आप को सुनने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी पूरी दुनिया से, पूरे डिस्ट्रक्शन से हटकर अपने आप से पूछना स्टार्ट किया है? यदि हाँ ऐसा, तो बिल्कुल हमें एक बहुत ही अनूठा सा, अजीब सा महसूस होता है। बिल्कुल हम आज बात करेंगे आपके ग्रेड सेकंड में प्रेस्क्राइब्ड एक पोयम, और पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। शांत रहो थोड़े समय के लिए। इस टाइटल की जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसकी हम बात करेंगे। और ये पोयम कीपिंग क्वाइट आपके कोर्स में जो है, ये पेब्लो नेरुडा के द्वारा ये कंपोज हुई। 1904 में इसका जन्म हुआ और 1973 में इस पोइट की डेथ हो गई। हम आज इस पोयम में पोइट का नटसेल में इंट्रोडक्शन, पोयम इंट्रोडक्शन, थीम, मैसेज और इसका स्ट्रक्चरल और थीमेटिक डिविजन्स और इसमें आने वाली इमेजरी, इसके लिटरेरी डिवाइसेस, और फिर हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में पूरे समय तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बात है, कॉम्पिटिटिव पर्पस है, यदि आप ध्यान दें तो सीधी सी बात यह है कि इंफॉर्मेशंस जो है वही हमारे सीधे सीधे क्वेश्चंस है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे पोइट्री की पेन नेम। इस पोइट का जो पेन नेम है वो पेब्लो नेरुडा या नेरुदा आप बोल सकते हैं। ओके। और आपको तो इतने बड़े हाई लेवल की आप स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये समझने में बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है कि पेन नेम से क्या मतलब है। कुछ राइटर्स, कुछ पोइट अपना जो ओरिजिनल नाम है उसको बदलकर अन्य किसी नाम से लिखते हैं और वो लिटरेचर में आपका लिटरेरी नेम या फिर हम साहित्यिक नाम बोलते हैं। तो ये तो आपका पेब्लो नेरुडा हो गया आपका। अब आप बात करो इसका फुल नेम में नेफ्ताली रिकार्डो रईस और बसाल्टो, ये इसका पूरा नाम है। और इसमें इस पूरे में भी एक वर्ड और आता है, पर आप तो इतना सा ये पकड़ लोगे तो समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस कवि का जन्म बोर्न इन द टाउन ऑफ पार्ल इन चिली। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपका। ये चिलियन पोइट है, चिली का रहने वाला है। ओके। आपके कोर्स में अलग अलग पोइट है, बेसिकली तो ब्रिटिश पोइट, अमेरिकन पोइट, ये चिली पोइट और इंडो एंग्लियन पोइट्स, ये अलग अलग स्टेटस के पोइट्स है फ्रॉम द वेरियस कल्चर्स। ये बड़ा आपको ध्यान रखना भी है और समझना है, ताकि हम कॉम्पिटिटिव पर्पस से होने वाले जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बारीकी से क्रॉस क्वेश्चंस को समझ सके, इंफॉर्मेशन को समझ सके, और एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाने वाला कोई सा भी क्वेश्चन है उसको हम डील कर सके। ऑन द नोबेल प्राइज, और इसने नोबेल प्राइज जीता फॉर लिटरेचर, लिटरेचर में इन द ईयर 1971। 1971 में पेब्लो नेरुडा ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाया। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पोयम की बात करो भाई, तो स्ट्रक्चरली जो पोयम की बात करेंगे बच्चों, तो आप देखें ये क्या है, फ्री वर्स है। और फ्री वर्स से आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है फ्री वर्स से क्या मतलब है। फ्री वर्स जो है ये आपकी, ये फ्री वर्स का ये मतलब है कि आपका
नो सर्टेन, एक तो आपकी लाइंस, ऐसी कविता जिसमें कोई सर्टेन लाइन नहीं है। नो आपका सर्टेन स्टेंजा, सर्टेन स्टेंजा भी नहीं है। नो सर्टेन राइम, सर्टेन राइम भी नहीं है। और नो सर्टेन आपका मीटर, और सर्टेन मीटर भी नहीं है। ऐसी पोइम क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी फ्री वर्स। कंटिन्यूअस, एक फ्री वर्स होगी तो कंटिन्यूअस आपका एक सिंगल आपका स्टेंजा पोइम है ये। इसको देखो आप, हम बात करते हैं थीमेटिक डिविजन्स की। अब अलग अलग एडिशन में अलग अलग बात आती है, पर हम यहां बात कर रहे हैं कि थीमेटिक तरीके से यदि हम इसको बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या है, आपके कोर्स में यदि बात करते हैं तो ये क्या है आपकी, जैसे 31, लेकिन आपका 51 कंक्लूजन पार्ट जो आपका है, यहां से 32 से और 51 तक, लाइन 1 से और आपका 8 तक मोमेंट ऑफ यूनिवर्सल साइलेंस। यहां से स्टेंजाज नहीं है इसमें, हम थीमेटिक बात कर रहे हैं, थीमेटिक। और थीमेटिक क्या, आपकी विषय वस्तु के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो ये इसमें यूनिवर्सल साइलेंस की बात की गई है, लाइन नंबर 1 to 8। अब लाइन नंबर आपका 9 to 22 बेनिफिट ऑफ साइलेंस एंड अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यहां बेनिफिट ऑफ साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन के बेनिफिट्स की बात की है। अगला देखो आप, यहां से यहां तक डिफरेंस बिटवीन साइलेंस एंड इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी और साइलेंस के जो बेनिफिट्स है, फायदे, की बात की है। और आपका 32 से 51 तक यानी इसका कंक्लूजन दिया है, मैसेज दिया है कि एट लास्ट जो संसार के साथ, दुनिया के साथ जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन देगा, एंड इट विल बी द अर्थ, ये केवल मात्र धरती होगी, ये बात की गई। यहां यदि इस पोयम के रिटर्न की बात करते हैं बच्चों और पब्लिकेशन की बात करते हैं, पोयम 1952 में लिखी गई और 1952 में ही जस्ट ये पब्लिश हुई। अब आप एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, लिटरेरी में 1965 से 1967 तक तो इसका कंपोजिंग मींस इसका लिखा जाना बताया जाता है, और 1969 में इसका पब्लिकेशन ऐसा। लेकिन आप इसको भुला दीजिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आरपीएससी एग्जाम की इंफॉर्मेशन केवल ये पोयम आपकी लिखी गई 1952 में और पब्लिश हुई 1952 में, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। आपको याद है ओरिजिनल ये पोयम किस में लिखी गई थी? ये स्पेनिश में लिखी गई थी, स्पेनिश में लिखी गई, और इसको बाद में जाके ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। किसके द्वारा? बाई एलास्टियर और रेड के द्वारा। ये आपका ट्रांसलेटर, इंग्लिश ट्रांसलेटर है जिसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हम बात करते हैं कि ये जो पोयम है ये किस कलेक्शन में प्रकाशित हुई थी। लिखा जाना प्रकाशन 1952 में है, लेकिन कोई एंथोलॉजी रही क्या, कोई कलेक्शन रहा क्या? यस, स्पेनिश एक कलेक्शन था कवि का, एक्स्ट्रा वेगेरिया। ये ध्यान रखना है आपको, एक्स्ट्रा वेगेरिया क्या था? पोइट का एक कलेक्शन था पोइम्स का, इसमें इसको प्रकाशित किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की बात करते हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरी पोइम घूमेगी।
और कंपटीशन की तैयारी के रूप में, लिटरेचर के स्टूडेंट के रूप में। देखो यहां, ये सपोज ये आपकी पोइम है, तो थीम क्या होती है? थीम आपका उसका सेंटर, इसका 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 ये सेंटर, ये आपकी क्या कहलाएगी? थीम कहलाएगी, है ना। तो थीमेटिक यदि हम बात करते हैं कि इसकी थीम क्या है, पोइट ओपाइंस दैट, बच्चों इस कविता में कवि कहता है क्या? फॉर द नेम ऑफ प्रोग्रेस, की प्रगति के नाम पे, डेवलपमेंट विकास के नाम पर, वी हैव बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही विध्वंसकारी हो गए हम, विनाशक हो गए हम। एंड फॉलन, हैव फॉलन इन रेट रेस, और दुनिया की भाग दौड़ में लग गए। लेट अस स्टार्ट टू थिंक, आओ हम विचारें, अबाउट हार्मनी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के लिए समरसता, या समरसता के बारे में हम सोचें, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू पीस, और ये केवल ये शांति से ही मेंटेन हो सकता है। ये इस पोएम का मेन थीम है, मेन जिसके इर्द गिर्द सारी पोएम चलेगी। तो देखो, यदि हम बात करते हैं कि मैसेज क्या रहेगा इस पोएम का, और आप ध्यान रखो बच्चों, आप एस्पिरेंट ऑफ आरपीएससी और अदर कॉम्पिटिशन्स, अदर आपका नेट सेट या इस तरह के कोर्सेज में भी और एकेडमिक कोर्सेज में भी ये कविता रहती है, तो मैं बार बार रिपीटेडली थ्रू माय वीडियोस और क्लासरूम टीचिंग इंटरेक्शन उसमें बात करता रहा हूं कि यदि हमारे पास इंफॉर्मेशंस है, एग्जामिनर है, क्वेश्चन उस इंफॉर्मेशन के बेस पर किसी भी तरह से पूछता है, यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, तो कैसे भी लैंग्वेज को वो यूज करके, यू नो, देयर आर वेरियस वेज टू इंटरप्रेट, टू कम्युनिकेट, उसे पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। और जनरली ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये है, एग्जाम में क्या करते हैं, वो एग्जैक्ट हु बहु वर्ड चाहिए उनको। और दूसरी बात, गलती क्या करते हैं, एक बार किसी परीक्षा का, किसी एग्जाम का पेपर देखा, उसी पैटर्न को फॉलो करने लग जाते हैं। हमें सिलेबस दिया हुआ है, हमें सिलेबस में ये दिया हुआ है कि हम आपसे ये पूछेंगे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड से सेट कर सकता है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। तो देखो, मैसेज में अ ब्रीफ पॉज, एक छोटा सा पॉज, ठहराव, कैन हेल्प ह्यूमैनिटी ओवरकम हैट्रेड, मानव समाज में केवल एक छोटा सा यदि हम पॉज लेते हैं, ठहराव लेते हैं, ये सारी जो भागम भाग है, ये संसार की मटेरियलिस्टिक जो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, या अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, यदि इसमें जरा तनिक हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम सोचें, हमारी गतिविधियों को बिल्कुल हम रोक दें, साइलेंस कर लें तनिक समय के लिए, तो क्या होगा, ओवरकम हेट्रेड, घृणा को पार पा सकते हैं, वार्स युद्धों पर पार पा सकते हैं, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन और एनवायरमेंट पर्यावरण के विनाश को रोक सकते हैं। ये आपकी इस पोएम का मैसेज है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। देखो आगे, अब बात आती है बच्चों इस पोएम में वार्स की बात आएगी, और वार्स की बात आएगी तो वार्स कौन कौन से हैं या ये कैसे को रिलेट है, ये समझना जरूरी है। ओके,
तो युद्धों की बात टेक्स्ट की लाइंस में आई है। कविता ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से रिलेटेड है, नॉट पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री पर एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये पोएम। वार्स की जहां बात आती है तो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करो, 1914 से 1918, ओके। और आपको मालूम है हिस्ट्री में यदि आप पढ़ते भी हैं आज, तो हमारे पास डेटाज बताते हैं, हमारे पास हिस्ट्री हमें बताती है कि कितना विनाश हुआ दुनिया में। स्पेनिश सिविल वार जो चले 1936 से 1939 है, ये जो युद्ध रहे, इनका विनाश इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और हमें इवन ज्योग्राफिकल कितना नुकसान हुआ, और कितना हमारा मैनुअल नुकसान हुआ, मानव जाति को नुकसान भोगना पड़ा, ये हम इसको कोरिलेट करेंगे। वर्ल्ड वार सेकंड देखो 1939 से 1945, और वर्ल्ड वार की जो विभीषिका रही, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब डाले गए, उसको हम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों, तो आज भी आप देखो हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वहां पर बमबारी की वजह से पॉइजनस जो वातावरण हुआ, आज भी वहां घास नहीं उगती। तो इसका क्या मतलब है कि हमने इतना नुकसान दुनिया का किया। युद्ध, द कोल्ड वार एंड न्यूक्लियर है, आर्म्स रेस 1947 1991, और आप जानते हो न्यूक्लियर अब तो मॉडर्न में जब दुनिया एडवांस हो गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी कंट्री अक्लेम्स फॉर द सुपीरियोरिटी, हर देश अपने आप की सुपीरियोरिटी की बात कर रहा है, हर देश अपने आप की प्रगति को दिखाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस बात को आप देखेंगे तो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इसमें आएगा आपका। फिर देखो क्या है, पोयम मेंशनड वार्स, इस पोयम में ये वार्स मेंशन हुए टेक्स्ट में। एक तो बच्चों आया ग्रीन वार्स, तो ग्रीन वार्स का क्या मतलब है, वार्स फॉट ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। पोयम में ग्रीन वार्स जो आएगा टेक्सुअल लाइन में, उसका मतलब है ग्रीन वार से मतलब है युद्ध जो जमीनों के लिए, जंगलों के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो लड़े गए, उसकी बात कवि कर रहा है, उसके संघर्ष की बात करेगा। वार्स विद गैस और केमिकल वारफेयर, आप देखिए दुनिया ने एक तरफ विकास तो किया, लेकिन हमने कैसे केमिकली एक देश ने दूसरे देश को नुकसान पहुंचाया। ये इस तरह के वार्स एंड वार्स विद फायर, वार्स विद फायर का इसमें मतलब आएगा बॉम्बिंग, एक्सप्लोसिव और इवन न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, ये सारा हम कर रहे हैं। और मालूम है यदि ग्रीन वार्स, यदि हमारा वार्स विद फायर, वार्स विद गैस, तो ये थोड़ी देर के लिए हम एडवांस तो दिखाता है कि हम कितने एडवांस है, कितने टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो गए, लेकिन जो ये हो रहा है, इनसे जो नुकसान हो रहा है, इनसे दुनिया में अशांति फैल रही है। इसकी बात हम करेंगे। आप देखो बच्चों, आपकी जो पोएम है इसकी टोन की बात करो। सॉरी, ये आपको बहुत जरूरी है। सॉरी, क्वेश्चंस में
ये चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें यदि टोन का ध्यान रहेगा, उसकी अप्रोचेज का ध्यान रहेगा, तो हम उसके अंडरलाइंग मीनिंग को समझ पाएंगे। इसकी टोन जो है वो परसुएसिव है। आप देखेंगे ओपनिंग लाइन में से ही आपका पोइट क्या करता है, दुनिया को परसुएड करता है। परसुएड मीन्स दुनिया को इनवाइट करता है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है उनको जो ये संघर्ष चल रहे हैं इसको रोकने के लिए मनाता है। रेफ्लेक्टिव है, पैसिफिस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक और डाइडेक्टिक है। कवि आपको यानी इसके माध्यम से एक अपना बड़ा मैसेज और बड़ी फिलोसॉफिकल सीख जो है पोइट आपको देगा। अब इस पोयम में बच्चों, ये पोयम सिंबल से भरी है पूरी, जितने भी वर्ड्स इसमें आए हैं वो सिंबॉलिक है। सबसे पहला इसमें आपका आएगा काउंट टू 12। तो ये जो 12 है ये अपने आप में सिंबल है। साइलेंस सिंबल है, आर्म्स ये सिंबल है, फिशरमैन, वेल्स, साल्ट टुगेदर, ग्रीन वार्स, गैस वार्स, फायर, क्लीन क्लोथ्स, अर्थ और विंटर, ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। एंड यू नो सिंबल क्या होता है और उसको कैसे समझा जाए। सिंबल मीन्स नॉट डिक्शनरी मीनिंग। सिंबल मीन्स नॉट डिक्शनरी मीनिंग, मीनिंग दैट इज हंग बाय द राइटर। राइटर के द्वारा जो उसमें अर्थ दे दिया गया उसी रिलेवेंट करते हुए उसी वे में हम समझेंगे तो हमारा मीनिंग क्लियर होगा। तो आप देखेंगे इतने सारे हमारे सिंबॉलिक है। आप समझ गए ना सिंबल से क्या मतलब है। एकेडमिक आपने स्टडी में भी लिटरेचर में समझ ही लिया, ज्यादा इसको आपको इशारा मिल गया, ये सिंबल्स हैं। अब देखो आप, स्पेनिश सिविल वार 1936 से 1939 तक चला। इसको बारीकी से समझो आप, क्योंकि इस पोयम पर पूरा इंप्रेशन स्पेनिश वार का है। क्लियर होगी आपको बात। देखो क्या है, इट वाज फोर्ट बिटवीन द रिपब्लिकन एंड नेशनलिस्ट लेड बाय जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको। उस समय वहां का जनरल कौन था, फ्रांसिस्को फ्रैंको, ये वहां का था, जनरल था। इसके नेतृत्व में वहां पर क्या हुआ, सिविल वार हुए। किसके बीच, एक तो रिपब्लिकन्स थे और दूसरे कौन थे, नेशनलिस्ट थे। इन दोनों में क्या हुए, वार हुए। इनका लीडर कौन था, फ्रांसिस्को फ्रैंको। ओके, ये 1000 ऑफ सिविलियंस डाइड। एज ए रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, ये जो युद्ध हुए, ये जो संघर्ष रहा, इसमें असंख्य लोग मारे गए। और नेरूडाज क्लोज फ्रेंड, नेरूडा का एक अच्छा मित्र था, उसका एक क्लोज फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, द पोइट फेडरिको, क्या, गार्सिया और लार्का, ये नाम था उसका पोइट का। पोइट था वो, इसका दोस्त था किसका, हमारे इस पोयम के पोइट। पोइट कौन, नेरूडा, है ना, पेब्लो का दोस्त था ये। ओके, क्या हुआ इसके साथ, वाज एक्सक्यूटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और ये हुआ बच्चों, इस कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष में वो क्या हुआ, एक्सक्यूटेड। एक्सक्यूटेड से का मतलब है फांसी दे दी गई उसको मार दिया गया, उसको दंडित किया, पनिश्ड किया उसको। ओके, तो अब आप देखिए सोर्स एंड बैकग्राउंड टू दिस पोयम अब क्लियर हुआ। युद्धों के परिणाम स्वरूप, संघर्ष के परिणाम स्वरूप कवि का एक अजीज दोस्त मारा गया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहां देखो, आफ्टर दिस ट्रेजेडी
और इस ट्रेजेडी के बाद नेहरूरा became a strong advocate of peace and justice। इसके बाद कवि इस घटना के बाद क्या हो गया? a strong advocate of peace and justice, न्याय और शांति का पक्षकार हो गया। वो ये चाहने लगा, उसकी ये इच्छा हो गई, उसने ये सोच लिया कि दुनिया में अकारण, बिना किसी कारण के किसी को दंडित नहीं किया जाए, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी को मारा न जाए। और ये मिशन लेके कवि अपनी कविताओं के माध्यम से दुनिया में मैसेज पहुंचा रहा है। और इसको क्या कह सकते हैं आप बच्चों? यहां कवि को आप यहां ये वर्ड ध्यान रखना, पीस मॉन्गर। कवि क्या बन गया? पीस मॉन्गर बन गया। पीस मॉन्गर का मतलब है शांति दूत। ओके, पूरी दुनिया में अब वो अपने काव्य के माध्यम से मैसेज देता है कि आओ हम शांति से जिए। हमने क्या किया? वी हैव फॉलन इन रेट रेस। हम प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के पीछे हम अपने ही गोते नाते वालों का नुकसान करने लग गए। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, यदि बेस्ट एग्जाम्पल लें, आप समझने का प्रयास करें हिंदू थियोलॉजी से, द बैटल ऑफ महाभारता, द बैटल ऑफ महाभारता, एंड हु आर किलिंग एंड whom आर दे किलिंग। कौन मार रहा है? किसको मार रहा है? अपने ही अपनों को मार रहे हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड। यही त्रासदी है दुनिया की, और इसको बहुत ही दार्शनिक तरीके से, बहुत ऊंचे दार्शनिक तरीके से कवि बात करता है इस कविता में। पीस मॉन्गर के रूप में कवि चल रहा है। पोइट एज ए पीस मॉन्गर अपील्स दैट लेट अस लव, आओ प्यार करें। लव ओनली कैन मेंटेन हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड। प्यार ही है इस दुनिया के भाईचारे को, इस दुनिया की समरसता को मेंटेन कर सकता है। ये पीस मॉन्गर के रूप में कवि कहता है। इमेजरीज मेरे बच्चों, इसमें बहुत सारी इमेजरीज का प्रयोग हुआ, और आप तो जानते हो कॉम्पिटिटर के रूप में, एग्जामिनी के रूप में हर चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट की जब हम लाइंस पढ़ेंगे पोयम, तो जल्दी जल्दी उसको इशारे से आप समझते चलेंगे, फॉलो करेंगे। इमेजरी आपकी पहले एक विजुअल इमेजरी का प्रयोग हुआ, और आपको याद है ना विजुअल इमेजरी किससे रिलेटेड है? हैं? यदि क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए विजुअल इमेजरी रिलेटेड, बताओ क्या किससे रिलेटेड है? अच्छा, कमेंट में बताओगे? चलो कमेंट में बता देना। अच्छा मैं बताऊं? अच्छा तो मैं बता देता हूं आपको, विजुअल किससे बच्चों? आईज से, आईज से रिलेटेड है ना। विजुअल मीन्स जो पोइट के पेन पोर्ट्रेटिंग से, उसकी लेखनी से पाठक को उसके सामने सीनरी आ जाए, ये विजुअल। और लाइन आई है, आई वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसमें आपकी क्या है? विजुअल इमेजरी है। दूसरी है इसमें काइनेस्थेटिक, एक इमेजरी है प्रयोग हुई है। काइनेस्थेटिक इमेजरी कौन सी है? मूवमेंट इमेजरी। और आपको याद है ये इमेज हमने आपको एक पोएम डिस्कस की, बाय मदर 866, उसमें भी आपको बताया किस तरह से पोइट बाहर झांकने लगती है, और भागते हुए पेड़ और भागते हुए बच्चे, ये सब काइनेस्थेटिक आपकी इमेजरी। इसमें विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, ये लाइन इसका है। अगला देखो आप, टेक्टाइल इमेजरी, सेंस ऑफ टच। आपसे ये बारीकी से ध्यान रखो, आपने ये तो रट लिया
केस में टेक्टाइल इमेजरी है। अरे भाई आपसे यदि ये पूछ लिया कि टेक्टाइल इमेजरी किस चीज से रिलेटेड है तो ध्यान रहेगा ना, टेक्टाइल किससे, टच से, टच से। जैसे हमारा बॉडी टच होने से किसी चीज को महसूस कर लेते हैं। यहां देखो, दोस हु फिश इन द कोल्ड सी, आपको कोल्ड सी का नाम आते ही आपको क्या हुआ है, महसूस हुआ ना। जैसे बर्फ को यूं टच करोगे तो आपको फील हो जाएगा उसका टेम्परेचर, तो ये क्या है, टेक्टाइल। ऑडिटरी, ये तो इजी है, फ्रीक्वेंट है, ये तो जो है बहुत यूज होती है। किससे रिलेटेड है, ऑडिटरी, सेंस ऑफ हियरिंग से। और ये किससे रिलेटेड है, ये आपका ईयर से रिलेटेड है। लेट अस नॉट स्पीक, देखो ये लाइन इसमें आई है, ये आपकी इमेजरी क्लियर हो गई। अब आप बात करेंगे पोयम की, टेक्स्ट की, तो सारी चीज क्लियर हो गई आपके। अब हम थोड़ा फास्ट लेंगे लाइंस को। ओके, कुछ ऐसे लिटरेरी फिगर्स हैं जो बहुत कॉमन है, तो उसको तो आप ऐसे समझ जाते हो, जहां जरूरत पड़ेगी उस चीज को हाईलाइट करने की वो करेंगे। तो देखिए, अब हम लेते हैं टेक्स्ट को। पोइट सेज नाउ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, नाउ, अब। और अब का मतलब क्या हुआ, पहले से कुछ चल रहा है उसमें अब। तो पहले क्या चल रहा है भाई, इससे पहले क्या चल रहा है, बताओ इससे पहले क्या चल रहा है। इससे पहले चल रहा है यानी सफरिंग, सफरिंग चल रहा है, वर्ड सफरिंग है ना। वर्ड किसकी वजह से, मटेरियलिस्टिक की वजह से। ओके, इसलिए कवि ने क्या कहा यहां पर, नाउ, अब। जो आप पहले कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, आपसे मतलब है वी से मतलब है संसार, क्या कर रहा है, इन रेट रेस आफ्टर मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, एंड फॉर मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स वी आर हार्मिंग अदर्स, वी हैव स्टार्टेड हेटेड अदर्स। और वो कवि आज क्या कह रहा है, देखो ओपनिंग लाइन है, वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो यहां पोएम में, यहां आप बताओ कोई पंक्चुएशन है क्या, नहीं। यहां देखो पंक्चुएशन है, नहीं। यहां देखो आपका पंक्चुएशन है, नहीं। यहां देखो पंक्चुएशन है, नहीं। तो क्या मतलब है, हाँ हाँ बोलो, क्या, अच्छा क्या है, एंजाममेंट। क्या, जब कविता की लाइन बिना पंक्चुएशन के खत्म होती है और उसका सेंस नेक्स्ट में शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम एंजाममेंट। याद रहेगा, तो ये लिटरेरी फिगर निकल गया, एंजाममेंट। क्या कह रहा है कवि, वी विल काउंट टू 12। मैं, कवि अपील्स, पोइट अपील्स द वर्ड, क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना सा जो समय है, मीन्स क्या हुआ, 12 तक गिनती गिनेंगे। आओ हम 12 तक गिनती गिनेंगे। यहाँ 12 तक गिनती गिनने से मतलब सिंबॉलिक है ना। अभी हमने बात की थी, सिंबल है 12। ओके, यदि आप 24 आवर्स में से लें तो आपका क्या होता है, 12 घंटे, है ना, 12 घंटे। जोड़ियक भी 12 है आपका, है मीन्स राशियां भी 12 है आपकी, और भी बहुत सारा सिंबॉलिक है। ओके, तो यहां क्या मतलब है 12 का, इतना सा मतलब है, फॉर अ सेकंड, फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय के लिए, एक बहुत ही कम समय के लिए, तनिक
थोड़े से समय के लिए हम रुक जाते हैं। वी विल काउंट एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहां देखो आपका वी और विल, वी और विल है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो आपका डब्लू 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 का साउंड है, तो फिर क्या हुआ ये समझ गए आप। अच्छा, ये आपका एलिट्रेशन है, ठीक भैया। चलो फिर यहां देखो, इसमें आपका आई का साउंड और आई का साउंड है ना। क्या मिलेगा इसमें, दो चीजें हैं, यही क्लियर कर देते हैं, आपको बताएंगे। लाइन में यदि किसी वर्ड में आपका वावल साउंड होती है, दो या दो से अधिक वर्ड में, लाइन के दो या दो से अधिक वर्ड में वावल साउंड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसोनेंस। क्या बोलेंगे उसको, यहां आपका एसोनेंस है, एसोनेंस। और यदि आपका कॉन्सोनेंट की साउंड है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। ये ध्यान रखो आप, ओके। अब आप आगे देखो, लाइन में आपका स्टार्टिंग से आपके समझ आया होगा, कवि क्या करता है, परसुएट्स। इन परसुएशन पोइट स्टार्ट्स टू स्पीक in a persuasive mood. He appeals to the word for a while stop. तनिक देर के लिए हम रुक जाएंगे। रुक जाएंगे इसका मतलब हम भाग रहे हैं, यस, हम संसार की भाग दौड़ में पड़े हुए हैं, रुक जाएंगे। यहां मेरे बच्चों ये तो आपका सिंबल है ना, सिंबल है ना, और आपको समझ आ गया। यहां देखो स्टिल, स्टील का ये पनिंग है, पनिंग, पनिंग के रूप में यूज हुआ। यू नो पन क्या होगा, आपके ग्रेड सेकंड में पन लिटरेरी टर्म है। पन मीन्स व्हेन अ वर्ड इन अ लाइन एट ए टाइम gives two and more than two meanings, ओके। और पन का यूज क्यों होता है, पन का यूज इन लिटरेचर टू क्रिएट, है ना। पहली बात तो ये हो जाएगी, टू क्रिएट, क्या किस पर्पज से, टू क्रिएट लाफ्टर, है ना। क्यों, जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा आपके, ये वास्तव में स्टील माने क्या होगा, दो अर्थ है इसके यहाँ। एक अर्थ तो बच्चों इसका है मेंटल, मेंटली रुक जाना, और दूसरा अर्थ है इसका फिजिकली रुक जाना, फिजिकली। हो गया ना दो अर्थ। अरे भैया मानसिक और शारीरिक रूप से हम रुक जाएंगे, हमारी जो बहुत ज्यादा भागम भाग हो रही है ना संसार की, उसकी बात कवि कर रहा है। क्लियर लाइन। चलो, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यहां देखो अर्थ और इसका क्या बताया, फेस, तो क्या हो गया ये, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हुआ आपका। कैसे हुआ पर्सोनिफिकेशन, समझ में आ गया। पृथ्वी का चेहरा बताया, जब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग मीन्स लिविंग बता दिया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। हियर द अर्थ हैज बीन पर्सोनिफाइड, धरा को, धरती को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। इसका मतलब है यूनिवर्सली ऑन, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा का प्रयोग न करें, थोड़ी देर के लिए किसी भाषा का प्रयोग नहीं करें, नहीं बोल ले। इसका मतलब किसी भाषा का मीन्स डोंट कम्युनिकेट एनीथिंग फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए कुछ भी कम्युनिकेट मत करो, मत बोलो। यू नो हियर अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ दिस लाइन,
Language is also the cause, the reason of the wars, struggle and conflict. भाषा भी क्या करती है? युद्धों का कारण है, संघर्ष का कारण है. Every country claims for the superiority of their own language, mother tongue, and others hate. So there is a struggle, and here there may be the cause of the conflict using of the languages. So here our poet appealing for a while, he tried to persuade the world, let us not use any language for a while. Let us stop for 1 second. ये आ गया आपका, ये जो आपका यहाँ 12 जो सिंबॉलिक लिया ना बच्चों, इसको आप ये समझ लो फॉर अ सेकंड, फॉर 1 सेकंड. 1 सेकंड के लिए आप रुक जाओ, और 1 सेकंड के लिए रुक जाने से क्या कह रहा है? इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन करिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई संघर्ष में, इसलिए रुकिए. एंड प्लीज ट्राई टू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से सवाल कीजिए, हम क्या कर रहे हैं? क्या जो कर रहे हैं वो मानव जाति के लिए अच्छा है? अपने आप के लिए अच्छा है? ये इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है. आओ जरा हम आत्मचिंतन करें, अपने आप से पूछें, सोचें, ये सारा जो संघर्ष है उसको रोकें. यहां देखो बच्चों, लेटस और लेटस, बताओ आपको ध्यान आ रहा? लिटरेचर स्टूडेंट के रूप में यहाँ क्या है? लेटस और लेटस में बताओ, है ना? किसी भी स्टेंजा और पोयम की लाइंस में कंटिन्यू, बिगिनिंग में या लास्ट में, या आपका फ्रेज का जो बिगिनिंग है उसमें एक जैसे वर्ड आते हैं, तो जब वो बिगिनिंग में आता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा. एनाफोरा, ये ध्यान रहेगा. ओके. अच्छा, आपका एक सवाल हो सकता है भाई कि सर मान लीजिएगा ये लेटेस्ट जो है यहाँ लास्ट में आया होता, यहाँ आया होता, या आपका सवाल हो सकता है कि यदि लास्ट में एक जैसे 2 वर्ड आए तो उसको क्या बोलेंगे, है ना? उसको बोलेंगे आपका एनीफोरा. एनीफोरा, ये ध्यान रखो आप, है ना? या एपीफोरा भी बोलते हैं उसको बहुत सी बार, एनी या एपीफोरा. ओके. तो इसमें क्या है? एनाफोरा. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहां देखो आर्म्स, ये आर्म्स भी, इसमें भी पन का प्रयोग हुआ है. ये क्या वर्ड है? पनिंग. पन में क्या होगा मेरे बच्चों? 2 मीनिंग होंगे. एक मीनिंग तो आपका हैंड्स, है ना, और दूसरा मीनिंग क्या होगा? वेपन. ओके. पहला हैंड्स के रेफरेंस में समझेंगे, हाथ पैर हिलाना, कहावत है ना, हाथ पैर हिलाने से इतने हाथ पैर मत हिलाओ, से मतलब है अचीवमेंट के नाम पर, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के नाम पर जो भागम भाग है वो मत करो. एक, और दूसरा ये है हथियार मत उठाओ, लड़ाई मत लड़ो, कुछ समय के लिए सोचो. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन. बहुत ही गजब का कवि ने यहाँ थीमेटिक फिलोसफिक बात की है. यदि हमारे समाज में, दुनिया में लोग थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, स्ट्रगल को छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे 12 तक गिने तब तक के लिए यदि हम शांत हो जाते हैं, सारी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? आपको एक अजीब दुनिया महसूस होगी. ये एक अलग ही क्षण महसूस होगा आपका, है ना? एक्सोटिक, एक्सोटिक, बड़ा ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा. विदाउट रश एंड विदाउट इंजन. विदाउट रश समझ गए ना आप? रश यहाँ पर्सोनिफाइड हो रहा है यहाँ पर,
है ना। रश का मतलब मेटाफर भी आप ले सकते हैं, क्या, रश भागम भाग है। और आपका इंजन, इंजन का मतलब है मशीन्स, मशीन्स। आज क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल हम कह रहे हैं बड़े एडवांस हो गए, बड़ा हम अचीव कर रहे हैं, और मशीनों ने हमारी दुनिया में प्रवेश कर लिया, लेकिन हमारी शांति छिन गई है। संसार में एक देश दूसरे देश को है, तो देखो, वी वुड ऑल बी टुगेदर। अरे भाई, यदि हम दो बातें जो पोइट सजेस्ट कर रहा है, भागम भाग छोड़ देते हैं, इंजन का प्रयोग छोड़ देते हैं, इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, पोज, पोज माने रोकना, रोकना थोड़ी देर के लिए, है ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मचिंतन करना, यदि ऐसा करते हैं हम, तो क्या होगा, वी ओ, और ये बार बार आ रहा है जैसे एलिट्रेशन आपका, ऑल बी टुगेदर, हम साथ साथ होंगे, इन सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक आया परिवर्तन, सडन स्ट्रेंजनेस। यहां देखो आपका एस साउंड है, एस साउंड है, और आपका निकल कर भी आ रहा है, ओके, क्या है यहाँ, एलिट्रेशन, है ना। तो क्या होगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हम एक्सोटिक मोमेंट पाएंगे, और एक अचानक एक स्ट्रेंजनेस आएगी। क्या होगा उससे, हम टुगेदर एक साथ होंगे, से मतलब है हम एक जैसा सोचने लगेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे को हम प्रताड़ित उसका वॉयलेंस नहीं करेंगे, तो दुनिया में शांति होगी। ये आपका कवि बात कर रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब मैं स्पीड पकड़ रहा हूं भाई, मैंने इंट्रोडक्टिव बहुत सारी आपसे बातें कर ली, एवरीथिंग क्लियर। मछुआरे, कोल्ड सी, ये आपका क्या है, सिंबलिक है, और आपकी कौन सी, इसमें कोल्ड सी में बता रहा है ना, क्या इसमें फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कौन सी इमेजरी है ना, आपकी इमेजरी है ना, कौन सी, बताना, आप कमेंट किया करो और इंटरैक्ट किया करो, हमें कमेंट करके भी हमारा मोटिवेशन भी किया करो, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों को शेयर करो, कमेंट करो, है, इससे हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे जो है इसमें मेहनत करके लाएं, बिल्कुल। वुड नॉट हार्म वेल्स, देखो वेल्स, वेल्स क्या है, मेरीन एनिमल, वेल मछली, काइंड ऑफ ए फिश। तो ये क्या है, समंदरों में मछुआरे क्या नहीं करेंगे, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको, वेल्स को। मछुआरे क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, समुद्री जो जीव है उनको मानव क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो यदि तनिक देर के लिए हम ऐसा सोचने लगेंगे, शांत हो जाएंगे, तो इसका एज ए रिजल्ट क्या होगा, समुद्री जीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कवि ने यहाँ वेल्स को बताया, ओके। आपसे बारीकी से पूछा जाए तो क्या है, ये एनिमल माना जाता है इसको, वेल्स को, ओके। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट, आप देखो, मैन गैदरिंग सॉल्ट, यहां मैन जो है ये आपका क्या है, परसोनी, वो आपका सिंबॉलिक है पूरी मानव जाति के लिए, मेटोनिम भी कहा जा सकता है, जो पूरे दूसरे थर्ड के लिए, यहाँ एक आदमी की बात नहीं है? जो सॉल्ट इकट्ठा करता है वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स, देखो ध्यान से, लग रहे हैं लोग, लग रहे हैं नमक इकट्ठा करने, मजदूरी करने में, और उसका पूरे हाथ क्या हो रहे हैं, नमक के टच से कट हो गए, उसमें लहूलुहान हो रहे हैं, बहुत सारा सब पेन हो रहा है, लेकिन उसके बारे में नहीं सोच रहा। तो तनिक कवि के फिलोसॉफिक व्यू में यदि वो काम रोक देते हैं तो वो उस पर ध्यान देगा। अपने यानी वुंडेड हैंड्स, लगातार पानी के और नमक के संपर्क में रहने से उसकी स्किन को, उसकी बॉडी को बड़ा हार्म हो रहा है। हम
वन हैंड तो ये बात कर रहे हैं कि हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बारीकी से सोचेंगे तो हम हमारा बहुत कुछ खो रहे हैं, ये कवि बात कर रहा है। ठीक है, कीपिंग आपका ये हुआ दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्ड्स। अब देखो दोज से मतलब क्या हुआ भाई, दोज कौन है बच्चों, पीपल, वे लोग जो ग्रीन वार, ये देखो ग्रीन वार, ग्रीन वार अभी हमने क्लियर किया था क्या मतलब है, लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जमीनों में फैक्ट्रीज कल कारखाने लगा रहे हैं, और हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। वे लोग वो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, और वे लोग जो गैस केमिकल युद्ध लड़ रहे हैं, वार्स विद फायर जो बमबारी करके युद्ध लड़ रहे हैं अपनी विजय प्राप्त करने के लिए। और यहाँ देखो बार बार आ रहा वार्स, यहाँ आ रहा वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, क्यों आ रहा, एम्फेसाइजिंग पर्पस। यहां हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ने इस तरह का लिखा, दुनिया में इंपैक्ट ऑफ द वॉर्स। हमने अभी बात की थी ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में, क्या वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ओके, सिविल वार, स्पेनिश वार, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मानव जाति को बड़ी हानि हो रही है, हम विनाश के कगार पर हैं। और अब तो देखो आप, यहां जब आया वार्स विद गैस एंड वार्स विद फायर, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर आणविक पावर को लेकर बड़े एडवांस हो गए, बट वी हैव फॉरगॉटन वन थिंग, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं हम, दैट वी आर ऑन द बेड ऑफ डेथ। एवरी टाइम डेथ इज टीजिंग अस, हर समय हमारा फॉलो कर रही है, चेजिंग अस, डेथ हमारा फॉलो कर रही है एट एवरी मोमेंट, ओके, दिस वर्ल्ड में बर्न आउट। तो ये किसने किया, ये सब हमने कर लिया, किस लिए किया, हमारे पर्सनल अचीवमेंट के लिए किया। एंड वी हैव फॉरगॉटन द यूनिवर्सल रिलेशंस और ब्रदर्स एंड ब्रदर्स, ब्रदरहुड, ये हम भूल गए। फिर क्या कह रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। आप देखो इनसे विजय तो मिलेगी लेकिन नो सर्वाइवर्स। आप देखो इस तरह के युद्ध करके यदि ऑन वन हैंड कोई विजयी हो जाता है तो मानव जाति सर्वाइवर्स नहीं कर सकती, बच नहीं सकती, ये कवि ने इशारा किया। ओ पुट ऑन न्यू क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। क्या होगा एज ए रिजल्ट बच्चों, क्या, नए कपड़े, क्लीन क्लॉथ्स। देखो यहां से क्लीन क्लॉथ्स किसका प्रतीक है, यानी पायस, पायस, ओके, विदाउट विदाउट एनी वायलेंस, एनी वायलेंस का ये क्या है, सिंबल है। अरे भाई पुट ऑन, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहने हैं, और क्या होगा, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, मीन्स रिलेशंस, रिलेटिव्स। तो ये क्या है, होली रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बाइबल, बाइबल के बिहार पर क्या बताया, हु आर वी, कौन है हम, वी आर कीथ्स एंड कीन्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये पूरी दुनिया क्या है, हम किस रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में। हम यदि इनको छोड़ देंगे युद्धों को तो हम पवित्र यानी जो है होंगे एक दूसरे के साथ इन द शेड। देखो शेड है ना, डूइंग नथिंग, और बिना कुछ किए। शेड का मतलब है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ओके, ऑफ लव, विदाउट डूइंग नथिंग।
हम इस तरह का संघर्ष नहीं करेंगे। जब संघर्ष हट जाएगा तो क्या होगा, केवल प्यार बचेगा। प्यार से, प्रेम के साथ हम अपने गोते नाते हमारे बंधु बांधवों के साथ बैठेंगे। What I want should not be confused। यहां देखो आई का प्रयोग किया। कवि कह रहा है जो मैं चाह रहा हूं से मतलब में जो मेरी जो विचार है उसको कंफ्यूज न हो। क्यों? विद द टोटल इन एक्टिविटी नॉट बी कंफ्यूज्ड। मैंने ये कहा कि युद्धों को रोक दें, या हमने ये कहा कि थोड़ी देर के लिए हम क्या हो जाएं, 12 तक गिनती गिने, जब तक हम सब रुक जाएं, कोई गति न करें। इस बात को कंफ्यूज न हो, कंफ्यूजन न हो, आपको क्लियर रखें। आई डोंट फेवर दैट देयर शुड बी इन एक्टिविटी। मेरा मतलब है इंजिन्स को रोक देना, मूवमेंट नहीं होना, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारी गति नहीं करें। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं टोटल इनएक्टिविटी के फेवर में नहीं हूं कि किसी तरह का एक्शन न हो, नहीं। मेरा मतलब है पॉइंट क्लियर्स, आई मीन नो हार्मिंग टू अदर्स, दूसरों को नुकसान नहीं। हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम रेस्ट्रोस्पेक्शन में जाएं, मतलब हमारे इतिहास में जाएं, तो इतिहास में लड़े गए युद्ध हमें बताएंगे that we need to have to take great lesson and that is peace। और वो क्या है? पीस। हम शांति बढ़ते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। लाइफ इज इट इज अबाउट, अब देखो जिंदगी तो है, कहा ना आपने, या कोई फिलोसफिक लाइनें सुनी होगी, जिंदगी चलने का नाम है ना, जीवन तो चलेगा ना, उसमें तो करना है। ये कह रहा है आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा डेथ से कोई सरोकार लेना देना नहीं है। यहाँ विद यानी डेथ आपका, ट्रक विद डेथ यहाँ एक फ्रेज के रूप में है। देखो ध्यान से, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये लाइन बड़ी अच्छी है। ओके, दुनिया की जो स्थिति हुई ऐसी, युद्ध लड़े गए, युद्धों में बड़े बड़े नुकसान हुए, तो कवि यहां कंडीशनली बोल रहा है। देखो यहां से, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड से मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंगल माइंडेड का सिंपल मीनिंग है सेल्फिश, है ना। यदि हम इतने स्वार्थी नहीं रहे होते, क्या हो गए हम? स्वार्थी हो गए। ओके, वी हैव फॉरगॉटन द फिलोसॉफिक लाइन, एंड व्हाट्स द फिलोसॉफिक लाइन? इफ वी आर आस्क्ड which nation you belong, what's your country, we answer that we are African, we are Canadian, we are Japani, we are American, we are British। so narrow minded। आंसर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए था? that we are citizen of the world। हम संसार के नागरिक है, दुनिया के नागरिक है। इसी संकीर्णता ने हमें क्या कर दिया? देखो ध्यान से, बहुत गजब का, और मैं तो इसमें ये कहूंगा इसमें सटल आयरनी है, सटल आयरनी है बच्चों। यू नो सटल आयरनी, वाक्य को जब हम पढ़ें उसका गहरा अर्थ हमें बहुत देर बाद समझ में आएगा। सटल आयरनी किसकी तरह? आप बताइए, जिसने अपने अजीज को खोया हो, कोई उसका यानी कोई उसका कोई कारण नहीं रहा हो, बिना कारण के ही उसको क्या कर दिया गया हो? फांसी दे दी गई हो, तो कवि को या एक मानवीय संवेदना रखने वालों को कैसा महसूस होगा? ये सब इसमें कवि कर रहा है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। एक बार हम फिर क्या करें? हम थोड़े समय के लिए रुक जाएं, थम जाएं, है ना। और वर्ड ऊपर आया पनिंग, मेंटली एंड फिजिकली। हम आप इस पोयम को पढ़ते और पढ़ाते समय मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोयम बड़ी याद आती है, एंड दिस पोयम हैज एफिनिटी विद दैट पर्टिकुलर पोयम।
उस पोयम से एफिनिटी रखती है, उसके जैसी समानता रखती है थीमेटिकली। क्या उसमें क्या कहा? द वर्ड इज टू मच विद अस, हम दुनियादारी में अत्यधिक रंग गए, ये उस कविता को, और ये कोरिलेट करती है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद ये ह्यूज साइलेंस, ये बहुत बड़ा जो ठहराव है, देखो ना आपका ह्यूज साइलेंस, साइलेंस का भी क्या बता दिया भैया, साइलेंस को क्या कर दिया, फिगर्ड कर दिया, फिगर्ड, उसका फिगर बता दिया ना। अब जब साइलेंस को फिगर बताया तो क्लियर है ना, क्या है इसमें, पर्सोनिफिकेशन, क्या है इसमें, पर्सोनिफिकेशन। ओके, साइलेंस अगेन हैज बीन पर्सोनिफाइड, और कवि कहता है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ये कारण दे दिया भाई। एक कारण तो क्या आया, सिंगल माइंडेड, दूसरा क्या आया, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, वी नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हमने कभी अपने आप को जाना नहीं। और यहां जो वर्ड आया नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को अपने आप को समझना, कब समझेगा व्यक्ति, इंट्रोस्पेक्शन की बात है, पूछो सवाल अपने आप से एक। और मेरे बच्चों, ये जो कविता कीपिंग क्वाइट एनसीईआरटी कोर्स में क्लास 12th में है, उसकी बुक को यदि उठा के आप देखेंगे तो उसमें पीछे एक आपका एक इमेज दे रखी है, एक फीमेल इमेज है, स्त्री की इमेज है, जो आपका लूज गाउन है और उसके हाथ में अर्थन लैंप है, एक लैंप, और वो लेके ऐसे बढ़ती नजर आती है। कविता में आपको लास्ट में भी स्टेंज आ रहा है, धरती की पुकार है, कवि कह रहा है शायद हम इतने दूर आ गए कि शायद धरती ही इसका इलाज करे। और वहां क्या है, धरती की पुकार, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, ये चारों तरफ अंधेरा है, कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हैं, हैव फॉरगॉटन होली रिलेशन, हैव फॉरगॉटन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द लाइफ, जिंदगी का ओरिजिनल मीनिंग हमने भुला दिया, और हम टोटली कंफ्यूज्ड like the army soldiers, you know, army soldiers, biblical reference that both armies in their tents during the night for the rest, and there was a naughty child passed through the tents calling, attack, save. And in the darkness of the night, the soldiers, without knowing who and upon whom attacked, they started to kill each other. And in the darkness, they were killing their own kins and kins. With the first ray of the sun, they came to know that they were killing their own brothers and sisters. Don't be confused. Very philosophical, बड़ा फिलोसफिक तरीके से बात कर रहा कवि। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, ये देखो आपका, और क्या हो रहा है, हम अपने आप को समझ नहीं रहे, हम इनविटेशन फॉर डेथ, थ्रेटनिंग, देखिएगा, थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे हैं, से मतलब है चुनौती है। और मेरे बच्चों, लास्ट की लाइंस, मैं वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ा फास्ट, आपको मैंने पहले एवरीथिंग क्लियर कर दिया। देखो कवि बोलता, परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, कौन सिखाएगा हमें, शायद ये धरा, ये धरती ही सिखाए हमें। और जब कवि ये कहता है तो इसके पीछे क्या है, पोइट डजंट होप फ्रॉम द पीपल, कवि लोगों से उम्मीद नहीं करता। देखो, कवि को नहीं लगता कि हम अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फॉर ए वाइल हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे
और कवि कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती ही हमें सिखाए क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्ड टू बी अलाइव, है ना। धरा से सीखो, इस धरती से सीखो, देखो बिल्कुल शांत रहती है, धरती शांत रहती है। और इसमें क्या होता है, जैसे आटम आता है, आटम आटम ओके, और फिर क्या है स्प्रिंग ओके। पतझड़ में क्या होता है, सारे बीज, सारी पत्तियां, सारी प्रकृति गिरकर दफन हो जाती हैं और शांत होती है धरा, और हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं, लेकिन अंडर करंट धरा अपने तरीके से चलती रहती है और बसंत में फिर स्प्राउट आउट होती है ना। ओड टू वेस्ट विंड शैली की कविता पढ़ी, हाँ, उसमें कहा क्या कहा, इट्स ए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। ये धरा क्या है, डिस्ट्रॉयर का रूप भी है और प्रिजर्वर का। शायद ये धरती ही सिखाए, जो अचानक देखो ना, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कैसे सृजन होता है धरती से, शायद ये सिखाए। कवि ने बड़ा प्रोबेबिलिटी में बोला, फिर क्या कहता, लास्ट आई विल काउंट अप टू 12, ओपनिंग लाइन अगेन। और बच्चों कविता में यदि सेम लाइन दोबारा रिपीट होती है तो बताओ क्या बोलेंगे इसको, ओके। बहुत शॉर्ट में इसको बोलेंगे रिफ्रेन। क्या यूज करता है, रिफ्रेन का प्रयोग करता है। पोइट यूजेस अ रिफ्रेन, रिफ्रेन से मतलब है सेम लाइन रिपीटेड, ओके, सेम लाइन को रिपीटिशन देना रेफरेंस कहलाता है। कवि कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फॉर अ सेकंड, 1 सेकंड के लिए आओ हम क्या करें, पोज, ये हमारी गतिविधियों को रोक दें। हमारा जो मटेरियलिस्टिक जो रेट रेस, वी हैव फॉलन इन द रेट रेस फॉर द पर्पस ऑफ मटेरियलिज्म एंड फिजिकल कंफर्ट्स, आओ इसे रोकें, एंड विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, एंड यू कौन, दुनिया से, कीप क्वाइट, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। अब यहां देखिएगा, मैं चला जाऊंगा से क्या मतलब है, अरे भैया एक तो मीनिंग है कि तुम थोड़े समय के लिए रुक जाओ, इससे मतलब क्या होगा, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, नई दुनिया महसूस करोगे, एक्सोटिक मोमेंट होगा और सडन स्ट्रेंजनेस होगी। लेकिन मैं आई विल गो, एक तो ये है कि मैं चला जाऊंगा से मतलब ये है, एक मीनिंग है कंप्लीट माय पोयम। पहली बात, मेरा जो पीस मॉन्गर का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा यदि आप थोड़ी देर के रुक जाएंगे, दुनिया थोड़ी देर के लिए मेरी सलाह के अनुसार चलेगी। तो दूसरा आई विल गो का मतलब है माय मिशन कंप्लीट, ओके, मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से आपकी पोएम खत्म होती है। देर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन, अंडरलाइंग मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग, लिटरेरी फिगर हमने डिस्कस किए, एंड पोएम और पोइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने ली। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर पर्पस। Will meet you in next video. Till thank you for watching.